नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश विद्यार्थी हूं और आज हम चर्चा कर रहे हैं दलित राजनीति को लेकर के और उसके उत्तराधिकारियों को लेकर के। चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में दलित पॉलिटिक्स अब उस दौर की तरफ बढ़ रही है जहां एक पीढ़ी जा रही है और अब दूसरी पीढ़ी को आना है। तो कौन होगा उस दलित पॉलिटिक्स का सक्सेसर, ट्रू सक्सेसर जिसकी बात कहते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि जिस जमाने में बहुजन मूवमेंट खासतौर पर देश में आज़ादी के बाद खड़ी हुई और काशीराम ने एक बड़ा राजनीतिक दल बनाया बहुजन समाज पार्टी के नाम से, और उन्होंने उसका उत्तराधिकार अपनी राजनीतिक शिष्या मायावती को सौंपा, जो उनके साथ संघर्ष में लगातार कदम से कदम मिलाकर काम कर रही थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर स्ट्रक्चर खड़ा किया, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे पार्टी संगठन के काम किए, और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में पार्टी सत्ता में आई, मायावती मुख्यमंत्री बनी, धीरे धीरे उनका प्रभाव बीएसपी के अंदर बढ़ता गया। लेकिन अब हम वो दौर देख रहे हैं जिस दौर में आकाश आनंद, जो उनके भतीजे हैं, उनके अपने परिवार के हैं, अब वो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर उभर रहे हैं। एक बार उनको उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन फिर कहा था कि अपरिपक्व हैं, इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया है। अब दोबारा पार्टी के अंदर लेकर के फिर से जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उनके समधी से नाराज थी, अब उनको भी वापस पार्टी में बुला लिया, कहा देखो माफी मांग लिया। तो अब सवाल इसी बात का है। दारापुरी जी, उनका आपका स्वागत करते हुए मैं कहता हूं, पूर्व आईपीएस ऑफिसर एसआर दारापुरी और एक्टिविस्ट लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरीके से जनता के बीच जाकर लोगों की मदद करते हैं और दलित मूवमेंट को लगातार एक अपनी स्टाइल में वो आगे बढ़ाते हैं। ऐसे दारापुरी जी का भी स्वागत है इस चर्चा में। सर, आप कैसे देखते हैं इस दलित पॉलिटिक्स और उनके सक्सेसर्स को लेकर के? इसमें देखिए, जैसा आपने बताया कि पहले उत्तर प्रदेश में काशीराम ने इधर शुरू किया, उससे पहले खैर आरपीआई थी। तो काशीराम ने ये कहा था कि भाई मेरा उत्तराधिकारी को मेरे परिवार का नहीं होगा, और ये दावा लगातार मायावती भी पहले करती रही है कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य जो राजनीति में नहीं आएगा। पर आखिरकार वही हुआ जो दूसरी पार्टियों में मतलब हो रहा है। वो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को चीफ कोऑर्डिनेटर और वो सब कुछ बना दिया था, फिर निकाल दिया और कर दिया। तो कुल मिला के जो दलित राजनीति है, वर्तमान जो दलित राजनीति है, वो भी परिवारवाद के उसमें उस चक्कर में चली गई है या उसमें घिर गई है। और ये इसमें दलित राजनीति परिवारवाद का शिकार है। तो फिर जैसे दूसरी पार्टियों के अंदर है कि एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होता है, बाकी तो केवल उसका करिंदे होते हैं। तो इसी तरह से बसपा में भी अब सर्वे सर्वा तो मायावती ही है। अब करिंदों में उनमें सबसे बड़ा करिंदा जो है वो आकाश आनंद को बनाया है। तो ये कुल मिला के ये सब परिवार वाली पार्टी मतलब होगी, परिवारवादी पार्टी हो गई है, या मायावती के परिवार की पार्टी हो गई है। ये दलित राजनीति की वर्तमान दिशा है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग है सर, मतलब अगर ये बात कांग्रेस पार्टी के साथ हो तो चलिए हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, फिर संजय गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी और फिर राहुल और प्रियंका की एंट्री पॉलिटिक्स में होती है। एक बड़ी पार्टी है और उसके अंदर भी इस तरीके का एक परिवारवाद दिखाई पड़ता है, और ये लगभग तय होता है। हालांकि बीच में कई सारे कांग्रेस प्रेसिडेंट्स आए, लेकिन अगर हम क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें तो हम ये देखते हैं कि डीएमके में करुणानिधि के बाद स्टालिन आए, और ये तय है कि स्टालिन के बाद उनका बेटा उदयनिधि आएगा। इसी तरीके से हम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में भी देख रहे हैं, उनके बेटे तैयार हो रहे हैं उत्तराधिकारी के तौर पर। वैसे ही हमने देखा जो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की जो लेगेसी थी उसमें देखा हमने। समाजवादी पार्टी में हमने देखा मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव। आरजेडी में देखा तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर ही मर्ज हुए। तो सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल के बेटे, और वो भी इसी तरीके से उनकी लेगेसी पॉलिटिकल संभाल रहे हैं। पर चूंकि ये पार्टी गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ी थी, गुरु ने शिष्य को पार्टी का नेतृत्व दिया था सैद्धांतिक तौर पर। और मायावती, जो बात आपने कही, मुझे भी याद है कि 2007 से 12 के बीच में जब वो सत्ता में थी तो सार्वजनिक मंचों से भाषण देते हुए कहती थी कि भाई मेरा कोई उत्तराधिकारी मेरे परिवार से नहीं होगा, और इसीलिए कई सारे लोगों के नाम चलते थे, और जिसके नाम चलते थे वो कंट्रोवर्सी में घिर जाता था और फिर वो बाहर हो जाता था। आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए दलित पॉलिटिक्स का ट्रू सक्सेसर? मैं समझता हूँ कि मायावती जो तस्वीर सामने आई है, लगता है उससे पहले मायावती केवल एक
मतलब एक मखौटा लेके चल रही थी, और आखिरी जो उसका अंजाम होना था वो अब हुआ है। तो इस तरह से मतलब मायावती भी उन्हीं पार्टियों की परंपरा में एकदम खड़ी हो गई है, उसी लाइन में खड़ी हो गई है जिसकी परिवारवाद की परंपरा में दूसरी पार्टियां खड़ी है। तो एक परिवारवादी पार्टी, जो एक व्यक्ति की पार्टी में जो कुल मिला के होता है वही बसपा के अंदर हो रहा है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनमें किसी का कोई कद नहीं होता है, किसी की कोई से नहीं होती, कोई दखल नहीं होता, कोई आवाज नहीं होती। तो इस समय मायावती खुद आकाश आनंद है और उसके समधी आ गए हैं। तो कुल मिला के वो एक व्यक्ति की पार्टी, जो एक परिवार की पार्टी जो है बसपा, वो होकर रह गई है वर्तमान में। और ये भी दिखाई पड़ता है क्योंकि उनके गुरु काशीराम ने कभी अपने परिवार को राजनीति में नहीं शामिल किया, और इसीलिए शायद उनकी डेथ के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य, उनकी चाहे बहनें हों, उनके बच्चे हों, उनकी पत्नी हो, कोई भी सियासत में दिखाई नहीं पड़ा, और न वो उस तरीके से उस लेगेसी को आगे बढ़ा पाए। लेकिन अगर मायावती की, उनकी जो शिष्या थी, उनका पॉलिटिकल जर्नी हम देखते हैं तो एक लंबे समय तक उनके जो आकाश आनंद के दूसरे भाई थे उनकी दखल रही। फिर वो जब सीबीआई की जांचों में, इनकम टैक्स की जांचों में घिरे तो आनंद कुमार की एंट्री हुई, और आनंद कुमार तो बहुत लंबे समय तक बैकडोर पॉलिटिक्स में थे, और फिर जब सत्ता से मायावती बाहर हुई और उसके बाद फिर वो पार्टी के अंदर भी आ गए, उपाध्यक्ष बन गए, कोऑर्डिनेटर बन गए। फिर जब भतीजे को बाहर भी निकाला, उसको अपरिपक्व कह करके, उसको नालायक कह करके, या उसको किसी काम का नहीं कह करके, या बहकाया हुआ कह करके, या ससुराल के साथ मिल जाने वाला कह करके, तो ये तो बहुजन समाज पार्टी बहुजन सिद्धांतों वाली पार्टी के बजाय फैमिली ड्रामा वाली पार्टी हो गई ना तारापुरी जी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो काशीराम जो बहुजन की बात करते थे, वो सारा एजेंडा तो अब छूट गया, वो सबको छोड़ दिया गया। अब तो वो मायावती की पार्टी हो गई है और मायावती के परिवार की पार्टी हो गई है। तो पहले जो कुछ कहा जाता था वो तो जैसा होता है कि वो नारा लगता है, उसके बाद भुला दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो पहले जो नारे थे मायावती के कि मेरे परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा, मेरा उत्तराधिकारी को दूसरा होगा, वो लगता है कि वो केवल एक नारे थे, लोगों को रिझाकर रखने के नारे थे। और आखिरकार मतलब जो मूल अब जो सामने आया है वो वही अधिनायकवाद और परिवारवाद जो है वो सामने आया है, जो बसपा का वर्तमान स्वरूप है। अच्छा, आपने तो बहुत करीब से देखा है, मतलब आप जब प्रशासनिक सेवा में थे तब भी मायावती और उनकी वर्किंग को देखा है। जब आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर आए, आपने जब लोकसभा का चुनाव लड़ा या अलग अलग परिस्थितियों में आए, और खास तौर पर दलित वंचित की मूवमेंट में आप लगातार एक्टिविस्ट के रूप में सामने रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर, आपको क्या दिखाई पड़ा कि क्या बदला मायावती के साथ और क्यों बदला? दूसरी चीज, क्या कोई डर सताता है मायावती को भी कि वो भी गुरु शिष्य परंपरा पर कोई अपना सक्सेसर चुने, या फिर वो भी उसी रंग में या उसी चाशनी में समाहित हो गई हैं जिसमें बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं? वो देखिए, ऐसा है कि मायावती की पहले की अब तक जो राजनीति रही है वो केवल सत्ता पाने की राजनीति नहीं है, उसमें कोई दलित एजेंडा या दूसरा एजेंडा उनके सामने नहीं था। अब धीरे धीरे उसकी पार्टी का मतलब शरण हो गया, उसकी विधायकी में सीटें मतलब एक मिली, वो भी अपने बूते मिली, और पार्लियामेंट में कोई सीट नहीं मिली। तो इससे मायावती मतलब बहुत कमजोर हो गई है, और कमजोर होके वो अपने को और ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है, और उसी असुरक्षा के कारण जो है उसने अपने परिवार को पकड़ा है, और अपने भतीजे और अपने समधी और दूसरे अपना जो भाई है उनको वो ले आई है। और ये उसकी जो असुरक्षा है मायावती को वर्तमान में, राजनीतिक सुरक्षा है कि आगे उसका क्या होगा, क्योंकि आगे जो भविष्य है वो भी को बहुत अच्छा दिखाई नहीं देता है। जिस प्रकार से इधर दलित जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसके अंदर जो बदलाव आया है, जब उन्होंने अपनी उसको उनका बेस वोट भी किसका है? जी, तो ये मैं समझता हूँ ये असुरक्षा एक मुख्य कारण है, जिसके कारण मायावती जो है ये परिवारवाद और उसमें जो है एकदम उस पर चली गई है। अच्छा, एक और सवाल मन में आता है, और शायद बहुजन समाज से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों के मन में आता होगा, आप भी जरूर सोचते होंगे कि आखिर क्या कारण है कि आज जब कोलैबोरेशन की पॉलिटिक्स है, ग्रुप्स की पॉलिटिक्स है,
यानी एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इस दौर में भी, इस दौर और सियासत का इतना लंबा अनुभव है मायावती को, बावजूद इसके इस दौर में भी उन्होंने पॉलिटिकल अलायंसेस से खुद को दूर कर लिया। और पॉलिटिकल अलायंसेस जो वो करती भी हैं, वो ऐसा लगता है जैसे चुनाव हारने की बजाय चुनाव को कहीं और शिफ्ट करने की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है। न वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, न एनडीए का हिस्सा है। उनको ही पता है, आपको हमको ही पता है कि अगर वो किसी एक का भी हिस्सा बन जाती हैं तो उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक जो उनका वजूद है वो बना रहेगा। लेकिन जिस तरह की सियासत वो कर रही हैं, उससे तो वजूद खतरे में ही जा रहा है। उसमें देखिए, मैं समझता हूँ एक कारण तो ये है कि मायावती को अभी भी एक मुगालता है कि उसका जो है दलित पूरी तरह से उसके साथ है। ये मायावती को अभी भी एक भ्रम है, जबकि जो पिछले चुनाव के जो परिणाम हैं वो दर्शाते हैं कि दलितों का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो मायावती से अलग हो चुका है। जो गैर जाटव चमार जातियां हैं वो लगभग सारी की सारी जा चुकी हैं, और जो जाटव चमार जो वोटर है उसका भी मोह भंग होने के कारण एक बड़ा हिस्सा मायावती से अलग। पर अभी फिर भी मायावती इस भ्रम में रहती है कि शायद ये सारे के सारे पहले की तरह मेरे साथ आ जाएंगे। एक तो ये कारण लगता है कि जिस कारण वो दूसरों के साथ गठजोड़ नहीं करती। अच्छा, एक बड़ा कारण जो सबको मालूम है कि मायावती इस समय बहुत सारी जांचों और उनमें मतलब घिरी हुई है, और उसके ईडी सीबीआई उसका परिवार उसका खौफ है। और जैसा हम जानते हैं कि जो वर्तमान केंद्र में जो सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, वो इन सब का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से करना जानती है। तो इस सब कई बार तो ऐसा लगता है कि मायावती जो कुछ कर रही है वो अपने मन से नहीं कर रही, उसको ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि वो उन जांचों में गिरी हुई है। और ईडी या सीबीआई जब चाहे मतलब उसमें उसको धरा जा सकता है, जैसे कहते हैं उसको धरा जा सकता है। तो ये भी एक कारण है कि मायावती अपनी मर्जी ना करके वो ऊपर से उसको निर्देश दिया जा रहा, और वो निर्देश ये है कि आपको कोई सीट मिले चाहे ना मिले, आपको दलित वोट काटना है। दलित वोट जो है किसका कटेगा? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कटेगा या सपा का कटेगा। अच्छा, दूसरी जगह बिहार में अगर है तो दलित वोट किसका कटेगा? वो सपा और कांग्रेस का कटेगा। बाकी जगह पर भी मायावती, जैसे मायावती ने बिहार में घोषित किया मैं सारी सीटों पे लड़ाऊंगी। अब हम सब जानते हैं कि मायावती की पार्टी की ताकत क्या है बिहार में, नहीं है, पर फिर भी वो सब पे लड़ाएगी और थोड़ा बहुत वोट वो जरूर काटेगी। तो मायावती का एक उसको मुगालता है कि अभी भी दलित मेरे साथ आ जाएंगे, और दूसरा उसके ऊपर जो सीबीआई और ईडी का जो वो लटक रहा है, जो तलवार लटक रही है, उसके कारण भी मायावती किसी भी गठबंधन करने के लिए वो मतलब हिम्मत नहीं कर सकती। वर्तमान में मायावती की ये हालत है, इसलिए वो सारे चुनाव अकेले लड़ने की बात करती है। पर एक बात बताइए, मतलब ये तो दिखाई पड़ता है अब तो नई जनरेशन है, जो मैं बात आपसे कह रहा था कि दलित पॉलिटिक्स की भी नई जनरेशन इमर्ज हो गई है। एक तरफ चिराग पासवान सेंट्रल मिनिस्टर हैं, रामविलास पासवान की लेगेसी को बिहार की पॉलिटिक्स के हिसाब से वो संभाल रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा आया था, और कहा जा रहा है करीब 20 से ज्यादा विधानसभा की सीटें भी वो, हालांकि 16 लड़के उन्होंने देखा। जो हाल मायावती का हुआ वही उनका भी बिहार के इलेक्शन में हुआ था, वो भी शून्य पर आए थे और अपनी पार्टी में अलग थलग हो गए। उसके बाद उन्होंने ये फैसला जब किया, वो एनडीए के साथ गए और पांचों सीटें उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट रहा। वो लोग खुद केंद्रीय मंत्रिमंडल, मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। एक तरफ वो हैं, दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दलित पॉलिटिक्स को अपने तरीके से प्रभावित कर रहे थे। अपेक्षाकृत युवा हैं और मुखर बोलते हैं, कई सारे मुद्दों पर वो जन आंदोलनों में भी गए, जेल कई बार उनको जाना पड़ा। अलग अलग तरह की उनकी भूमिका रही, हालांकि अनप्रेडिक्टेबल भी हैं, लेकिन आजकल उनके अलग अलग पॉलिटिकल मूव चर्चा में रहते हैं। और अब तीसरी तरफ आकाश आनंद ने लोकसभा के चुनाव के समय खूब प्रचार किया था पार्टी का। ये भी माना जा रहा था कि इनको चुनाव लड़ना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, ये सब चीजें भी आ रही थी। पर आपके सामने अब नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया की बात इसलिए नहीं करूंगा, साउथ इंडिया में बहुत सारी पार्टियां जिनका दलित वोट बेस है और वो वहां पर स्थापित भी हैं, उनका राजनीतिक वजूद भी है और अभी लंबे समय तक उनको रहना है। लेकिन नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में ये तीन सो कॉल्ड चेहरे हैं, यानी एक चिराग पासवान, दूसरा जो है वो चंद्रशेखर रावण और तीसरा आकाश आनंद।
अब आप बताइए कि बहुजन समाज मूवमेंट का, बहुजन मूवमेंट का इसमें ध्वजवाहक कौन है? कौन पार्टी को, कौन इस सियासत को लेकर आगे जाने वाला है और क्यों? देखिए ऐसा है, जहां तक चिराग पासवान की बात है, वो विलास पासवान की उनकी जो एक कंस्टिट्यूंसी बनी हुई थी, वो उसके उत्तराधिकारी बने हैं और वो उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। वो ठीक है, राजनीति में कोई सिद्धांत की बात नहीं होती, यहाँ तो क्या संभव है उसकी बात होती है या कहाँ फायदा हो सकता है। तो वो बिहार में उतना उनका बना हुआ है, अब उससे ज्यादा बढ़ने का मुझे नहीं लगता। तो मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं, मोदी जी के हनुमान कहते हैं खुद को, हनुमान बड़े, तो उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में आइए। नहीं दारापुरी जी, वो तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो तो सोचते हैं कि जब नीतीश कुमार 32-35 विधायकों पर जो है वहां के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मैं 18-20 पर भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। नहीं, वो ठीक है, सपना देखना एक अलग बात है, पर बिहार में जिस प्रकार से परिस्थितियां बदल रही हैं, समीकरण बदल रहे हैं, उनके अगर वो समीकरण इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो वहां बिहार में जो पहले उससे ज्यादा कुछ आगे बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसी संभावना नहीं लगती। आप उत्तर प्रदेश में आइए। उत्तर प्रदेश में जहां तक चंद्रशेखर की बात है कि वो अपना है, ठीक है, वो राजनीति कर रहे हैं, पर उसकी जो राजनीति भी है वो कोई बहुत एजेंडा लेके नहीं चली। उसकी भी राजनीति चुनाव जीतने वाली, मुख्यतः चुनाव जीतने वाली राजनीति है, क्योंकि आप बिना एजेंडा के अपनी राजनीति को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकते। क्योंकि अगर आप लोगों को बहुत दिनों तक जोड़ के रखना चाहते हैं तो आपका एक वर्ग एजेंडा या जो भी हो, वो एजेंडा आपका होना चाहिए और आपकी एक स्थिर विचारधारा होनी चाहिए जिससे लोग जुड़ के आपके साथ जुड़े रहे। फिलहाल चंद्रशेखर का ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने चुनाव जीता है और वो सक्रिय रहते हैं, जहां कोई घटना होती वहां जाते हैं और खबरों में बने रहते हैं। तो चंद्रशेखर खबरों में ज्यादा बने रहते हैं, पर जमीन पे उनका कोई एजेंडा दिखाई नहीं देता है। अच्छा, अब आकाश आनंद पे आप आइए। आकाश आनंद जो है, एक तो उनका अपना कोई तजर्बा नहीं है, कोई एकदम नए हैं और लाके वहां खड़े कर दिए गए हैं। तो वो अब आगे, अब जो मायावती की कंस्टिट्यूएंसी है वो पहले वाली कंस्टिट्यूएंसी नहीं है कि बिना कुछ किए भी उनको बहुत सारा मतलब लोग उससे जुड़े रहेंगे। वो दौर निकल गया, जो जाति की राजनीति का दौर था वो निकल गया। अब जो है, अब लोग मुद्दों की बात करते हैं, अपनी समस्याओं की बात करते हैं। तो आकाश आनंद जो है वो कोई नई राजनीति नहीं कर रहा, वो भी जाति की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। तो जाति की राजनीति का दौर जो है, वो तो बड़ा एग्रेसिव थे चुनाव के दौरान उन्होंने मोदी सरकार को भी घेरा, यूपी सरकार को भी घेरा और इतने कड़वे शब्द बोले कि मायावती को उनको स्पीच के मंच से ही विड्रॉ करना पड़ गया था। जी 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 जी। तो आकाश आनंद जो है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आप कह रहे हैं कि वो परिपक्व नहीं है, अभी उनको चीजें बहुत सीखनी है, बहुत कुछ सीखना है, अभी उसको बहुत कुछ सीखना है और बिना एजेंडा के अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको कोई ना कोई अपना एजेंडा लाना पड़ेगा। कुर्सी पाना, वो तो सभी कुर्सी पाना चाहते हैं, परंतु कुर्सी पाने के लिए आपका क्या एजेंडा है और कुर्सी पाने के बाद आपका क्या एजेंडा है, ऐसा तो कोई एजेंडा ना पहले का दिखाई दे रहा है ना बाद का। कह रहे हैं दारापुरी जी, लेकिन अभी सारे ट्रोलर्स बहुजन समाज मूवमेंट के आपके पीछे पड़ जाएंगे कि आपको नहीं कुछ मिला है तो आप बहुजन समाज मूवमेंट को भी बोल रहे हैं, और आप आकाश आनंद के फैन फॉलोइंग और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो भी आपके पीछे पड़ जाएगी कि आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं भाई, वो तो हमारे बहुत बड़े नेता हैं, उनकी बड़ी फॉलोइंग है और अगर वो जमीन पर उतर जाएंगे तो सबकी छुट्टी हो जाएगी। ऐसा देखिए, ऐसा है, मुझे कोई इस प्रकार का व्यक्तिगत कोई लाभ का लालच नहीं है। मैं तो अब तक जो भी मैंने राजनीति की है, चाहे वो दलित पॉलिटिक्स है चाहे कुछ भी है, वो मुद्दा आधारित की है, सैद्धांतिक राजनीति की है। मुझे कोई व्यक्तिगत ऐसा मुझे को नहीं है कि मैं फट से एमपी बन जाऊं, एमपी बन जाऊं, एमएलए बन जाऊं, वो ऐसी मेरी कोई ऐसे अच्छा नहीं। मेरी केवल इच्छा यही है। चुनाव तो आप लड़े थे एमपी बनने के लिए ही? नहीं, वो लड़े थे परंतु नहीं जीत पाए, तो उसके कारण मैं कोई बहुत परेशान नहीं हूं। पर इतना जरूर है कि हमारी जो राजनीति है, हमारा जो एजेंडा है, वो लोगों के बीच में जा रहा है। जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहां पर कभी मन नहीं किया दारापुरी जी, आपका कभी मन नहीं किया कि आप बीएसपी जैसी पार्टी जो मेन स्ट्रीम पार्टी है, या कोई ऐसे ही जैसे एलजेपी है
इस तरह की पार्टियों में शामिल हुआ जाए जहां पर जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आप लोकसभा जा सकें, राज्यसभा जा सकें। कभी मायावती ने की तरफ से आपको प्रस्ताव आया हो या आपने कोई प्रस्ताव दिया हो कि भाई हमको भी मौका दो? नहीं नहीं, ऐसा है कि ना मैंने कभी ऐसा कोई प्रस्ताव दिया और ना मुझे, हाँ प्रस्ताव हल्के फुल्के जरूर आए थे, परंतु मैं जो जिस राजनीति में विश्वास रखता हूँ वो राजनीति एजेंडा आधारित राजनीति है, वो विचारधारा आधारित राजनीति है। और वर्तमान में लगभग सभी जो पार्टियां हैं वो केवल सत्ता की राजनीति के लिए सारा जोड़ तोड़ करती है, और मैं सत्ता की राजनीति के जोड़ तोड़ में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। मैं दलित राजनीति को मुद्दा आधारित लाना चाहता हूँ, जो असली एजेंडा है उस पे लाना चाहता हूँ, उसके बारे में मैं दलितों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। काशीराम का क्या प्रभाव है आपके जीवन पर, या काशीराम को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, काशीराम को ठीक है, उन्होंने उस दौर में मेहनत की, लोगों को जोड़ा, परंतु एजेंडा उनका भी कोई नहीं था, उनका भी एजेंडा केवल सत्ता को पाना था। वो ठीक है, हर एक आदमी सत्ता पाना चाहता है, पर सत्ता पाने के बाद आपको क्या करना, काशीराम का ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। केवल आप हमें सत्ता, आप कुर्सी पे लाइए, सत्ता दिलाइए, फिर हम करेंगे। अरे ये सब राजनीति तो एक बड़ा गंभीर विषय होता है। पर आप भी कह रहे हैं कि ये लोग सत्ता में आए पर किया कुछ नहीं बहुजनों के लिए। वो कुछ जो देखिए, जो सामान्य होता था, जो सामान्य सरकारें करती रहती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती रहती हैं, वो सामान्य योजना ही चलती रही है, कुछ ऐसा विशेष नहीं किया जिससे दलितों को कोई वास्तविक लाभ हो पाता। सामान्य योजनाओं का लाभ जो मिलता था वो मिलता रहा। तो आप ये बताइए फिर कि क्या कोई वास्तविक उत्तराधिकारी मिल पाएगा दलित राजनीति को, या फिर यूं ही ये तलाश लंबी चलती रहेगी अंबर तक जैसे पहले चला कर रही थी? नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता। एक बड़ी समस्या ये भी है कि जो दलित वर्ग है वो भी जाति मोह में फंसा हुआ है। उसमें भी क्योंकि मैं उस वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच में राजनीति करता हूँ, वहां भी मैं देखता हूँ कि दलित अभी भी अपनी जाति के आदमी को ज्यादातर ढूंढते हैं, जबकि वो जाति की राजनीति तो आपने देख ली, 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री बना लिया आपने, मायावती ने आपके लिए क्या किया। तो इसीलिए दलित राजनीति की बड़ी समस्या है, एक तो नेतृत्व की समस्या है और दूसरा दलितों की जो सोच है वो बड़ी धीरे धीरे बदल रही है, बदल तो रही है, परंतु वो एक जो व्यापक राजनीति पे आना चाहिए, मुद्दों पे आना चाहिए, वो अभी उस लाइन पर नहीं आ रही, जिसके वो तो कह रहे हैं कि सामाजिक तौर पर सशक्त किया मायावती ने, बार बार मुख्यमंत्री बनी और उतना ही समाज सशक्त हुआ, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर नहीं हुआ। देखिए ऐसा है कि एक गरीब आदमी जो है वो, आप उसको, ठीक है मायावती मुख्यमंत्री बन गई, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु उसको क्या मिला? उसको तो रोजी रोटी चाहिए, तभी तो वो उसका सशक्तिकरण होगा। तो कुछ लोग हैं जो भावनात्मक तौर पे, जो मतलब जिनको एक बड़ी संतुष्टि मिलती है, परंतु जो आम आदमी है, जब तक आप उसकी समस्याओं का निदान नहीं करेंगे तो चाहे मायावती मुख्यमंत्री बन जाए चाहे नहीं बन जाए, उसको फर्क पड़ने वाला नहीं। और आप कह रहे हैं कि दलित मूवमेंट भी या दलित राजनीति भी उसी तरफ बढ़ चली है जो दूसरी जो नॉन दलित मूवमेंट्स हैं, या जो समाजवादी आंदोलन है, या और भी क्षेत्रीय संगठन राजनीतिक दल हैं, उन्हीं की पार्टी पर अब ये बहुजन पॉलिटिकल मूवमेंट भी आगे बढ़ गई, और इस नाते इसका राजनीतिक भविष्य जो है वो अभी अंधेरे में दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल सही। जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी सत्ता पाने की राजनीति करती हैं, ठीक है, सत्ता पाना अच्छी बात है, परंतु सत्ता पाने के लिए आप एजेंडा लाइए, और सत्ता पाने के बाद आपका एजेंडा होना चाहिए। तो मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, पहले कोई एजेंडा था और ना सरकार बनने पर कोई एजेंडा मतलब रहा। तो दलितों को सामान्य तौर पर इतना मॉन्यूमेंट्स बनाए, इतने सारी चीजें की, आप कह रहे हैं कि कोई एजेंडा ही नहीं था। नहीं, देखिए जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो सिंबॉलिक है, वो संकेतक है, उनसे कुछ लोगों को भावनात्मक जो है संतुष्टि मिलती है, जरूर मिलती है, परंतु उसे पेट तो नहीं भरता ना। जब तक आपको रोटी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, तो मूर्ति से आपको क्या मिलने वाला है? तो केवल ठीक है, मूर्तियों का एक सीमित महत्व है, ये कहे कि इसे सब कुछ हल हो जाता है, तो भारत में तो मूर्तियां लगी हुई हैं, बहुत कुछ हो गया होता। तो दलितों के संबंध में भी वही बात लागू होती है कि खाली मूर्तियों से पेट नहीं भरता, उनकी जो विचारधारा थी वो लोगों में जानी चाहिए थी और लोगों की समस्याओं का हल निकलना चाहिए था, जो कि नहीं निकला। इसीलिए दलित राजनीति इस समय बिल्कुल चौराहे पर खड़ी है और अभी इसकी दिशा और दशा जो है
कोई बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ना कोई ऐसा नेतृत्व दिखाई देता है। ठीक सर, थैंक यू सो मच। दारापुरी जी हमारे साथ, दलित चिंतक, पूर्व आईपीएस ऑफिसर और लगातार इस तरह के विषयों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर रहे हैं। जो मुद्दा है और जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि दलित राजनीति आखिर किस तरफ बढ़ रही है और उसका उत्तराधिकार किन हाथों में जा रहा है, क्या वो हाथ परिपक्व हैं, क्या वो राजनीति परिपक्व है, क्या उनमें वो ताकत, वो शक्ति, वो विचार की शक्ति है कि वो इस सियासत को उसी रूप में आगे ले जाएं जिस रूप में उनके पुरखों ने, पुरोधाओं ने आगे बढ़ाने की कोशिश की। ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर प्रतिक्रिया करके बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, लगातार हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और इस तरह से हम पेशकश आपके सामने बार बार लेकर के आते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद दारापुर जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच। नमस्कार, थैंक यू।